नमस्कार, धर्म मीमांसा चैनल में आपका स्वागत है। तो सदा की भांति धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। मेरे मन में कई दिनों से, जब से ये जेलेंस्की ट्रम्प वाला जो प्रहसन हुआ, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का जो रेस्पॉन्स था वो और बड़ा प्रहसन था। फिर इंग्लैंड में जाकर जो इसकी मीटिंग होती है जेलेंस्की की यूरोपियन लीडर से, और जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक कॉमेडी शो की तरह मुझे दिख रहा था। तो बहुत मेरे मन में चल रहा था, यूरोप की इतनी दुर्दशा क्यों? तो जो सोचते सोचते लगा मुझे, लग तो बहुत दिनों से रहा था, लेकिन मुझे लगा आज मैं अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करूं। थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, 30-40 मिनट का, लेकिन मुझे लगता है बात को स्पष्ट करने के लिए इतना समय लगेगा। अब देखिए, जिसको यूरोप हम कह रहे हैं, ये नाम तो नया है, 19वीं-20वीं शताब्दी का है। सत्तोलॉजी में मेरे 30-35 वार्ताएं हैं यूरोप पर, उसमें विस्तार से पुस्तकों के संदर्भ से दिया है। अब जिनको यूरोपियन कहते हैं, जो 40-45 नेशन स्टेट में फिलहाल बटे हुए हैं, ये लोग कौन है? तो अब यूरोपियन लोगों के अनुसार, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में लिखा गया, 21वीं का तो 25 साल ही बीता है, ये सब के सब सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं। विभिन्न कालखंडों में, जब जिस हिस्से में, जिसको ये यूरोप कह रहे हैं आज, जिस हिस्से में बर्फ नहीं था, घास के मैदान थे, हरी हरी घास थी, तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के लोग अपने घोड़ों के, अपने भेड़ों के, थोड़ी बहुत बकरियां भी हैं, इनके चरागाह की तलाश में पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो जिसको यूरोपियन क्षेत्र कह रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं। और ये घटना ढंग से 2-2.5 हजार साल की है अधिकतम। कुछ केल्ट वेल्ट लोग पहले के हैं, तो हम लोगों को पता है कि 12,000 साल, 10,000 साल पहले लास्ट आइस एज था। तो लास्ट आइस एज का मतलब करीब 1-1.5 किलोमीटर या माइल ऊंचा बर्फ जमा हुआ था। वो बर्फ पिघलता है, उसको समय लगता है। कुछ कुछ क्षेत्रों में सेंट्रल एशियन लोग पहले भी जाके बसे हैं, लेकिन जिसको मेनलैंड यूरोप कहते हैं, इसमें 2-2.5 हजार साल पहले सेंट्रल एशिया के लोग जाके बसे। अब जिसको ग्रीस और रोम कहते हैं, इसको यूरोप तो जबरदस्ती कहा गया यूरोपियन लोगों के द्वारा। ऐसा यूरोपियन लोग कह रहे हैं, और उनका कहना है साहब इसको यूरोप कहना तो फिजूल बात है, ये वस्तुतः एशिया का ही एक्सटेंशन है। तो ये जिसको ग्रीस कह रहे हैं, जो स्वयं को येल कहते हैं, स्पेलिंग में एच भी आता है, जो कि साइलेंट है, ये लोग कौन है? ये सब के सब सनातनी शक हिंदू लोग हैं। इसके पहले जिसको क्रेटे कहते हैं आजकल, जो मूल कृति है, इसके लोग कौन है? ये पढ़ी लोग हैं। रोम के लोग कौन है? 5वीं शताब्दी तक, जब वो अत्तिला द हूण रोम को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा यूरोपियन बताते हैं, तो ये भी सेंट्रल एशियन है। और जिसको रोमन कहते हैं, ये अमेरिकन नेशनैलिटी की तरह एक नेशनैलिटी है। इसमें सारे सेंट्रल एशिया के लोग लगातार जा रहे हैं, गोथ जा रहे हैं, अवार जा रहे हैं, मगयार जा रहे हैं, ये अत्तिला द हूण जा रहा है, जिसको ये कहते हैं रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। तो यानी यूरोप में जाकर जो बस रहे हैं, वो सनातन धर्मी भरतवंशी यूरोपियंस के अनुसार मध्य एशियाई लोग हैं। यूरोपियंस के अनुसार, जो 19वीं-20वीं शताब्दी में लिख रहे हैं, ये सब के सब बहुदेव पूजक हैं। अनेकानेक देवियां हैं, अनेकानेक देवता है, नदियों का, झीलों का, वृक्षों का,
पर्वतों का सबका पूजन हो रहा है। सारी मान्यताएं वही हैं, पुनर्जन्म है, श्राद्ध है, तर्पण है, सूर्य पूजा है, चंद्र पूजा है, सब विस्तार से उन लोगों ने लिखा है। अब इसके बाद हम भारत में हम लोग ये सोचते हैं, जानते हैं कि इम्प्रेशन है चित्त पर, किसके चित्त पर, जिसने इन चीजों को पढ़ा नहीं है, कि साहब यूरोप तो क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का यूरोप के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। यूरोपियन ने जो कथा लिखी है उसके अनुसार, उनकी कथा के अनुसार कोई जीसस नाम का व्यक्ति है जो जेरूसलम में जन्मा है। जेरूसलम एशिया में है, वर्तमान में इजराइल, सऊदी अरब के पास है। तो एशिया में जन्मा है, एशिया में बड़ा है, एशिया में हुआ है। अब फिर यूरोप वाले बता रहे हैं, ये जो डेड सी स्क्रॉल्स निकला है इसके बाद, कि साहब ये क्राइस्ट जेसुहा नाम का तो कोई आदमी कभी पैदा वैदा नहीं हुआ। डेड सी स्क्रोल क्रिश्चियनिटी के, अब क्रिश्चियनिटी भी फालतू शब्द है, लेकिन इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन है जिसको डिसाइफर किया, फिर यूरोप के चर्च वाले लोगों ने डिसाइफर किया। तो उनका कहना है कि साहब ये जेसुआ तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं। इस पर आप यूट्यूब में खोजेंगे तो अनेकानेक वार्ताएं मिलेंगी। एक भारतीय महिला है, उनका नाम मुझे नहीं याद है, वो भी बड़े विस्तार से बताती है। अंग्रेजी में तो खैर बहुत मिल जाए। तो अगर क्रिश्चियनिटी जेसुहा को भी हम लोग ले, यहूदियों को भी ले, तो इनका यूरोप से कोई लेना देना नहीं। यूरोप का लेना देना केवल और केवल सनातन धर्म से है। कब तक है? अब ये जो चर्च वाले हैं, ये 0 AD से शुरू कर देते हैं कि कोई पोप, कोई पॉल है, कोई जेरोम है, 4-5 नाम बताते हैं। ये लोग साहब जाते हैं और ये लोग कोई चेले वेले बनते हैं, कोई यहूदी है, कोई नहीं है। लेकिन चूंकि ये सब अलग अलग कालखंड में अलग अलग चर्च के लोगों की खोपड़ी से निकली हुई चीजें हैं, तो इनमें कोई इनर कंसिस्टेंसी नहीं, डेविएशन बहुत है, कंट्राडिक्शन भीषण है। तो इनके यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, अर्नाल्ड टोइनबी। उनका कहना है कि 8वीं शताब्दी के आसपास ये चर्च वर्च यूरोप में दिखाई देते। अभी यूरोप क्या बला है इस पर हम बाद में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। तो साहब वो 4वीं शताब्दी का जो कॉन्स्टेंटाइन का जो कन्वर्जन का और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट है, वो क्या है? अर्नोल्ड टोइनबी बताते हैं विभिन्न साक्ष्यों, और बड़ा विस्तार से वो लिखते हैं कि साहब वो एक फर्जीवाड़ा है, चर्च का फर्जीवाड़ा करने का अभ्यास है। और ये फर्जीवाड़ा भी 8वीं शताब्दी में नहीं है, उसके बहुत बाद का फर्जीवाड़ा है। 4वीं से तो कोई लेना ही देना नहीं, 8वीं में तो जरा जरा शुरू हो रहा है, दिख रहा है। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में यूरोप ही क्या है? अभी भी विशाल भूभाग में बर्फ जमा हुआ है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्षेत्रों में मानवीय बसावट है। ये मानवीय बसावट ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण स्कैटर्ड है, डिस्कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है। तो यहाँ 2-4 खफ्ती खोपड़ी से औंधे दिमाग के और यूरोपियन लोग के अनुसार न्यूरोटिक, सेक्स के मामले के कारण न्यूरोटिक जो चर्च के लोग हैं, प्रीस्ट, पादरी, बिशप विशप, इस सब बाद में बड़ा सारा कैटेगरी हो गया है। ये सनातनियों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, क्योंकि स्कैटर्ड सेटलमेंट है, इसको गांव भी नहीं कह सकते, हम शहर भी नहीं कह सकते। क्योंकि 5वीं शताब्दी के बाद ये मानते हैं, अत्तिला दहुन के आक्रमण के बाद ये मानते हैं रोमन साम्राज्य खो गया, और इनका कहना है साहब डार्क एज आ गया। डार्क एज क्यों आ गया? क्योंकि अब सनातन धर्म के स्थान पर चर्च या क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट है ही नहीं, फिर भी क्रिश्चियनिटी, इसका प्रसार होने लगा। तो इनका डार्क एज स्वयं यूरोपियंस के अनुसार कब शुरू होता है? चर्चियनिटी के साथ शुरू होता है, चर्चियनिज्म के साथ, क्रिश्चियनिज्म के साथ शुरू होता है। जब ये किसी चीज में इज्म जोड़ देते हैं, मतलब झूठा है, मिथ है, फर्जी है, कपोल कल्पना है, मनगढ़ंत है।
अ, तो ये जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, इनमें 200, 400, 500 आदमी हैं, कहीं 1000, 2000 है। क्योंकि 14वीं 15वीं शताब्दी में जिसको मिडिल एज कहते हैं, यूरोप में 5000 या 10,000 की यदि संख्या है, कहीं 2-4 जगह, तो उसको नगर कहते हैं। कब कह रही हूं मैं? मिडिल एज, 14वीं 15वीं शताब्दी। तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में अधिकतम संख्या है तो क्या 2-3 हजार है, छोटा है 100-200 है। तो ये टाइनी सेटलमेंट्स है। टाइनी सेटलमेंट्स क्यों है? ये मूलतः पशुपालक समाज है। और जिन लोगों ने यूरोप को पढ़ा लिखा नहीं है, उनको ये नहीं पता है, 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप मूलतः पशुपालक समाज है। हम लोग के दिमाग में तो क्या इंप्रेशन है कि साहब कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो गया था और पूरा यूरोप ही इंडस्ट्रियलाइज हो गया है 19वीं शताब्दी में। मिड 18th में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बता देते हैं, तो 19वीं तक तो हो ही गया होगा भाई। नहीं भाई, तो कैसे पता चले? तो साहब ये लोग काल्पनिक जीडीपी जीएनपी वगैरह बताते हैं। कौन बताते हैं? यूरोप वाले बताते हैं। तो किसके पक्ष में बताते हैं? स्वाभाविक है, यूरोप के पक्ष में बताते हैं। तो यूरोप के पक्ष में बताने वाले यूरोपियन क्या बता रहे हैं? एंगस मेडिसन वगैरह देख लीजिए। ये मूलतः पशुपालक समाज है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत तक 70-80% इनका जो एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड कंजेक्चर एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन नामक फर्जीवाड़ा जो चलता है इनके यहाँ स्टैटिस्टिक्स में, उसके अनुसार 70-80-90% आय पशुपालन से आती है। खेती भी नहीं है, खेती बहुत थोड़ी है 19वीं शताब्दी में। इंडस्ट्री का मामला 20वीं शताब्दी का, 20वीं में भी बहुत बात का है। तो हम 8वीं से बात कर रहे थे, 19वीं तक पशुपालक बता रहे हैं। और मिड मिडीवल एज या मिड डार्क एज 14वीं 15वीं में ये वेनिस वेनिस मिलान विलान जो बताते हैं, 2-4 2,500 3,000 वाले, जो कि 5-10 हजार वाले तो गिनती के। तो यहाँ पर मार काट कर लेना, कन्वर्जन फन्वर्जन कर लेना, फिर कन्वर्जन में आधा वो अपने मूल में ही रहते हैं। मूल का तो ये हालत है कि 1994 में मैं हेलसिंकी गई थी, फिनलैंड में गई थी। तो मैं गिफ्ट देने के लिए बुकमार्क ले गई थी, चांदी का था, सोने का पॉलिश था, ऊपर छोटे से गणेश जी लगे हुए थे। तो मैंने जिसको गिफ्ट दिया, पढ़े लिखे व्यक्ति को ही बुकमार्क गिफ्ट किया, तो उसने कहा टोंटू टोंटू। टोंटू मतलब ये छोटे छोटे गॉड हेड्स हमारे यहाँ बहुत है। तो उनके चूल्हे के टोंटू थे, उनके पानी पानी घर के टोंटू थे, खलिहान के टोंटू थे, जूते घर के टोंटू थे, खेत के टोंटू थे, अस्तबल के टोंटू थे, बेडरूम के टोंटू थे, और डाइनिंग रूम के बारे दुनिया भर के टोंटू तो घर के भीतर ही थे। और केवल वहां नहीं, स्वयं इंग्लैंड का मैंने आप लोगों को कॉइन दिखाया है, या फिर दिखा दूंगी, आज इसी मोबाइल में है जिससे मैं बात वार्ता कर रही हूँ, कि सूर्य की पूजा। तो पेगनिज्म जब शुरू होता है 20वीं शताब्दी में, तेजी से उभार आता है, उसके पहले तक सूर्य पूजा, झीलों की पूजा, नदियों की पूजा, प्रमुख प्रमुख वृक्ष समूहों की पूजा जिसको हम पंचवटी कहते हैं, पहाड़ों की पूजा, कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों के समूहों की पूजा तो लगातार चलती रही। और आप जब नहीं तब पढ़ेंगे, ये अपने को सोलर किंग कहते हैं, ठीक ही कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, ठीक ही कहते हैं। क्यों? सब मध्य एशिया से गए हुए लोग हैं। तो स्मृति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, स्मृति सुरक्षित है। जो स्वयं को राजवंशी कहते हैं, वो स्वयं को सूर्यवंशी कहते हैं। और ये जो ग्रीक वाले थे, एला लोग थे, ये स्वयं को चंद्रवंशी कहते थे। चंद्रमा और बुध वाली क्या कथा है, उसका कुछ मामला है, इला, मुझे ठीक से कथा याद नहीं आ रही। तो
अब हुआ ये कि 8वीं शताब्दी से जो शुरुआत होती है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं में पूरा यूरोप जकड़ लेती है। लेकिन पूरे यूरोप के जकड़न के बावजूद स्मृति है, पूजा पद्धतियां हैं, उपासना पद्धतियां हैं, कथा है, कहानी है। कारण आइसोलेटेड पॉकेट में जकड़न होती है। आइसोलेटेड पॉकेट पूरे यूरोप में बिखरा हुआ है, लेकिन उसी के साथ आइसोलेटेड पॉकेट्स में सनातन धर्म भी यथावत पड़ा हुआ है, क्योंकि उन आइसोलेटेड पॉकेट में चर्च वाला नहीं पहुंच पाया है। अब आप क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप इस नाम से अगर किताबों को सर्च करेंगे, पढ़ेंगे या साइट्स को देखेंगे, तो आप देखेंगे 20वीं शताब्दी तक पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाया है। जिस हेलसिंकी का मैं नाम ले रही हूँ, मैं गई हूँ 1994 में, तो वहां अभी तक उनके देवी देवता हैं और उनके सनातनी प्रैक्टिसेस अभी तक चल रहे हैं। तो यानी क्रिश्चियनिटी का जकड़न भी है यूरोप में, और दूसरी धाराएं भी छिपी हुई, बधी हुई तरह। टेम्पलर्स का बड़ा भारी वहां मामला है, मैसन्स का बड़ा भारी मामला है, ब्लैक मैडोना के पूजा का बड़ा भारी मामला है, जो कि काली पूजा जिसको हम कह सकते हैं। देवियों की भी पूजा चल रही है, और 20वीं शताब्दी में तो पेगन मूवमेंट बहुत तेजी से सर उठाता है। पेगन मूवमेंट मतलब यूरोप के सभी प्राचीन देवी देवता, देवी देवताओं की पूजा पुनः शुरू हो जाती है। तो ये जो मिड 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 मिडिवल पीरियड है, डार्क एज है, इसमें चर्च का जो जकड़न बढ़ता है, ये जकड़न है क्या? ये जकड़न है भयंकर सेक्स के कारण स्त्री के साथ भय, घृणा, विद्वेष, उसको नष्ट करने की भयंकर पैशाचिक तैयारियां, मारकाट, जलाना, काटना, उबालना। वो मैंने अभी 8 मार्च को 2-3 वीडियो नन्हे नन्हे किए हैं, अन्य चैनल्स पर भी मेरे वीडियो हैं। कई लोगों ने कहा इसको व्यवस्थित चलाइए, व्यवस्थित भी कर दूंगी मैं। स्वयं धर्मी मानसा में मुझे याद है मई जून में मैंने कई वीडियोस स्त्रियों पर किए हैं जो देखे नहीं गए हैं, तो कृपया धर्मी मानसा के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, और भी मैं कर दूंगी। तो ये जो स्त्री के साथ घृणा की शुरुआत है, क्यों शुरुआत है? मनोरोगी, ये सब यूरोप वालों का लेखन मैं बोल रही हूँ बिना पुस्तकों के। मनोरोगी प्रीस्ट, मनोरोगी चर्च में प्रीस्ट बनता है। मनोरोगी लोगों ने ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो ये जो सेक्स के प्रति घबराहट है, एंजाइटी है, घृणा है, प्रचंड आकर्षण, ये सब साथ साथ है और साथ साथ होता ही है। तो ये जो घृणा है वो स्त्री के साथ होते हुए प्रकृति के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, वृद्धों के साथ भी है। ये जिसको डिसेंटर्स कहते हैं, जिसको हीदन कहते हैं, उनके साथ भी है, पशु पक्षियों के साथ भी है, वनस्पतियों के साथ भी ये घृणा है, ये द्वेष। अभी सारा मामला यूरोप के भीतर चल रहा है, जो मैं सुना रही हूँ। ये यूरोप में प्रचलित सनातनी पूजा पद्धतियों के प्रति है, ये पढ़े लिखे लोगों के प्रति है, ये बुद्धिमान लोगों के प्रति है, ये सफाई के प्रति भयंकर घृणा है। आसक्ति किसके प्रति है? हिंसा, पैशाचिक आनंद, आतंक, मार काट, कैनिबॉलिज्म यानी कि जिंदा मनुष्य को मारकर खा लेना, उसके अंग अंग को खाना, गंदगी के प्रति इनमें प्रचंड आसक्ति है। मैंने अपने पिछले विवाह निकाह वाले में शायद 4-5 चैनल्स का नाम बताया था, उसमें एक चैनल है मिडिवल मैडनेस। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, खोज लीजिए, देखिए। उसका वर्णन करना भी कठिन है, वर्णन करने से कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको विजुअल नहीं देखते। तो
ये जो घृणा का नंगा नाच है, अगर हम कहें क्रिश्चियनिटी, जिसको ये लोग इस्लाम बताते हैं, जो ये कम्युनिज्म है, इस इन्होंने घृणा को, हिंसा को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा। और इस घृणा और हिंसा के इंस्टीट्यूशनलाइज करने का परिणाम क्या हुआ कि ये स्वयं के साथ इतना भीषण मार काट करते। स्वयं के साथ मतलब अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पिता के साथ, अपने पुत्र के साथ। ये जिसको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं, इसमें बच्चों के साथ, यानी इनका जो एलीट क्लास है उसी का बच्चा पढ़ने जा रहा है यहाँ पर हॉस्टल वगैरह में। कब? 19वीं-20वीं शताब्दी। बच्चों को जिस नृशंस ढंग से ये मारते हैं, कौन मारते हैं? कि खुद ही तो मारते हैं, टीचर के रूप में, प्रीस्ट के रूप में। पढ़ाई लिखाई क्या है, सब चर्च के कब्जे में है। पढ़ने कौन जाता है? वहां का लाट साहेब पढ़ने जाता है। उसके नन्हे दुधमुहे गोरे गोरे सुंदर सुंदर लड़कों को जिस बुरी तरह मारते हैं। सारे लड़के सेक्स ऑब्जेक्ट है, लड़कियों की जो बच्चियों की दुर्गत करते हैं। उसके बाद जब ये कोलंबस और वास्को डिगामा के साथ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना पहले से है, लेकिन इसको पोस्ट कोलंबस, प्री कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा, प्री वास्को डिगामा बताते हैं। 15वीं शताब्दी का अंत होता, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं में ये जो बीभत्स पैशाचिक कृत्य संसार में करते हैं, जो मेरे सुनने वालों को, काफी लोगों को पता है, यानी घृणा, द्वेष, हिंसा संसार में फैला देते हैं। जिस रेट में जीव जंतु मारे जाते हैं, मनुष्य मारे जाते हैं, स्लेव ट्रेड होता है, ये जो कॉलोनियलिज्म भयंकर कांड होते हैं। इसके अलावा ये जो दो बड़ी लड़ाइयां हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और दो ही लड़ाइयां जो नेपोलियन के समय जो लड़ाई है, जिसको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, इसको फ्रेंच अमानुषिक रक्तपात और मारकाट कहा जा सकता है। ये जो रशिया में जो ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, जितने करोड़ लोगों को मारा गया है, और इनका गंदगी के प्रति प्रेम के कारण 13वीं-14वीं शताब्दी में जो प्लेग फैलता है, उस प्लेग में इनका अनुमान है 1/4, 1/3 यूरोप की जनसंख्या खत्म हो गई। राम जाने कितनी थी, कितनी खत्म हो गई। और एक प्लेग नहीं है, कई बार प्लेग है, कॉलेरा है, हैजा है, इनका ये नाक और कफ का बहुत बीमारी होता है, फ्लू है, इसी तरह की और भी। अच्छा, इनके यहाँ सेक्सुअल रोग भयंकर है, गंदगी के कारण। मैंने जैसे बोलते हैं ना, मक्खी मच्छर जैसे मरते हैं फ्लीट डालने पर। फ्लीट हम लोग डालते थे, पंप करते थे, अब तो जरूरत नहीं पड़ती है, मैं जहाँ रहती हूँ। जैसे आज मुझे लगता है क्रिश्चियन मच्छर मेरे पैर को काट रहा है। एनीवे, तो इस तरह ये मरते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपने देश की स्त्रियों को जिस तरह से रौंदा है, काटा है, रेप किया है, अगर आप ये विजुअल नहीं देखेंगे, मैं कितना भी कथा सुना दूंगी, इस पर भरोसा नहीं होगा। तो मैंने ये सब पढ़ा है। कब से पढ़ना शुरू किया? मैं कह सकती हूँ 1975 या 76 से। मेरे हाथ में एक पुस्तक आई थी, नेपोलियन बोनापार्टे, शायद एमिल लुडविग की लिखी हुई बायोग्राफी थी। उस समय इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती थी कि पूरी पुस्तक को ठीक से समझ सकूं, किंतु यूरोप में मेरी उत्कंठा, जिज्ञासा बड़ी तीव्र हो गई। तो मेरे बाबूजी का पुस्तकालय था, उसमें ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनबाउंड वॉल्यूम्स रखे हुए थे। उससे मैंने बड़ा यूरोप पढ़ा। फिर बाबूजी के पास पेंटिंग की बड़ी किताबें थी। फिर ये लाइफ मैगजीन और कौन कौन सी मैगजीन और बहुत सी आती थी साइंस की, वो सब मैंने जो कुछ 75 से 80 तक की पढ़ाई मैंने मेरे बाबूजी की लाइब्रेरी से की। पढ़ पढ़ के अनेकानेक प्रकार के कौतूहल, प्रश्न, जिज्ञासा मेरे मन में आता था। पंकज जी कहते हैं हमने भी तो सब पढ़ा था। शैलेंद्र भैया कहते हैं दीदी हम लोगों ने भी तो बहुत पढ़ा था। लेकिन हम लोगों के मन में
ऐसी जिज्ञासा, ऐसा कौतूहल नहीं हुआ था और ना उन बातों को उस तरह से हम लोगों ने समझा जो आपने समझा। तो पंकज जी कहते हैं कोई पिछले जन्म के अंतर्दृष्टि का मामला है, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो कह रहे हैं तो कुछ होगा पिछले जन्म में। तो जो आज का विषय है वो ये है, जब आप इस तरह से घृणा को, हिंसा को, पाप को, तमस को, अधर्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, तो मतलब ये जो बुद्धि है, ये जो इंटेलेक्ट का पूरा मामला है, ये जो हृदय जगत का पूरा मामला है, ये तो भारतीय पदावली का मैं प्रयोग कर रही, ये तो मलिन हो गया। इसमें तो मल ही मल है, कलुष ही कलुष है। इसमें से शुभ तो कुछ उदित हो ही नहीं सकता। अब शुभ को डिफाइन कर रही हूँ, ज्ञान, समझ, विवेक, बुद्धि, ये तो इसका तो स्पेस ही नहीं है। तो जो उदित हो रहा है वो इंटेलेक्ट है। मार काट के इतने प्रकार, तरह तरह का मार विनाश की और अब की आत्मा करा गई। लेकिन यदि प्रयोजन सुख है, यदि प्रयोजन वैभव है, यदि प्रयोजन समृद्धि है, यदि प्रयोजन विजय है, यदि प्रयोजन आनंद है, उल्लास है, आशा है, निर्भयता है, तब तो आपको प्रेम, अहिंसा, सत्य, इसकी शरण में जाना होगा ना, इसकी साधना करनी होगी। और इसकी साधना तो यही यूरोप वाले करते रहे थे ना, ये सभी तो सनातनी ही थे ना। जब मैंने हेलसिंकी के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में एक भाषण दिया 1 घंटे का, तो उस इंस्टीट्यूट में जो फोटोग्राफ्स लगे हुए थे फिनलैंड के लोगों के, और हवाई जहाज में जो बुकलेट थी, बुकलेट नहीं, वो एक पैम्फलेट टाइप का था जिसमें बहुत से देवी देवताओं का वर्णन था कि उनके यहाँ वन की देवी हैं, उर्वरता की, फर्टिलिटी की देवी हैं, अग्नि का देवता, ऐसे बड़ा सारा वर्णन था। और भी मैंने वहां कुछ पढ़ा था, करीब 10 एक दिन मैं वहां रही थी शायद। तो मैंने उन लोगों को स्मरण कराया कि आइए आप लोग अपने भूले हुए देवी देवताओं को स्मरण कीजिए, उनकी शरण में जाइए। कहाँ थी मैं? सेंटर या इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज हेलसिंकी में। डायरेक्टर वायरेक्टर वहां का फैकल्टी सब बैठा हुआ था। लिटरली उनके आंख से आंसू गिर रहे थे, एक के नहीं, अनेक अनेक के। और बाकी जिनके आंसू नहीं गिर रहे थे, मुख एकदम उदास गंभीर। यानी मैंने जब उनको उनके देवी देवताओं का स्मरण कराया तो उनकी स्मृति यहाँ पर थी, लेटेंट थी, सोई हुई थी या शायद सोई हुई नहीं थी। वो सब स्मृति के कारण आंसू बहने लग गए। यही कथा पूरे यूरोप की है। और डेवलपमेंट स्टडीज मतलब वहां का हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास। और ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो गॉड पार्टिकल वाला जो मामला कोई 10-15 साल पहले था, वो जो उनकी विज्ञान की प्रयोगशाला है, वहां पर उन्होंने विशाल नटराज की मूर्ति लगाई है। आप लोगों को ये भी ध्यान होगा, फ्रिट्जाफ कापरा की जो पुस्तक आई थी ताओ ऑफ फिजिक्स 1970 वगैरह में, तो उसके मुख पृष्ठ पर नटराज शिव की मूर्ति थी और तरह तरह के फिजिक्स के इक्वेशन उसके अगल बगल लिखे हुए थे। उनके लास्य को, नृत्य की मुद्राओं को से फिजिक्स को समझाया था। तो यानी इकोनॉमिक्स को ह्यूमैनिटीज का साइंस कहते हैं और साइंस में फिजिक्स दी साइंस है। तो ये दोनों जगह सनातन धर्म की स्मृति यथावत है।
वहाँ का राजशाही कब तक था? अभी कल तक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक था। ये अपने को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी के रूप में निरूपित कर रहा है। वहाँ का जो सामान्य जन है वो पेगन के रूप में। और अगर आप यूरोप का सेंसस देखें तो 50 साल क्यों, 70 के बाद क्यों, 45 के बाद देखिए या 50 के बाद ही ढंग का सेंसस है। सबसे तेजी से बढ़ती हुई कोई संख्या है तो वो है पेगन्स की। ग्रीन मूवमेंट वालों का तो सेंसस में नाम नहीं है, पेगन्स का नाम है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अभी ये जो जेलेंस्की वाला मामला हुआ है, भाई ये तो कॉमन सेंस है कि पहली लड़ाई में तुम जर्मनी से ऐसा घबरा गए। और जर्मनी कौन है? 1870 में तो बना है। 1914 से 1919 तक की लड़ाई है, यानी 40 साल 44 साल के भीतर तुम उसको रूस और अमेरिका की सहायता से, तुम मतलब इंग्लैंड और फ्रांस ने, इंग्लैंड मुख्यतः ने रूस और फ्रांस की सहायता से, भारत से 15 लाख सैनिक गए हैं, इनकी सहायता से तुमने हरा के उसको जर्जर कर दिया। और तुमने मूर्खतापूर्ण ढंग से ट्रीटी ऑफ वर्साई उस पे लाद दिया, उसको डीमिलिटराइज कर दिया। फिर भी तुम्हारा छाती में आतंक और भय इतना है कि उसको तो डीमिलिटराइज किया, स्वयं को डीमिलिटराइज करना शुरू कर। अब ये जर्मन लोग कौन है? ये अपने को आर्य कहते हैं। तो इनको जब हार का अंदेशा मिलने लग गया साल सवा साल पहले से, तो इनके वैज्ञानिक और डिफेंस वाले बहुत सारे लोग, बड़ी लंबी कहानी है, इन लोगों ने बड़े बहुत सारे तरीकों से अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को वो डिसएंटेंगल करके कहाँ कहाँ छिपाया, जिससे कि हिटलर के बाद खटाक से ये खड़े हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से हारने के बाद सोवियत रूस आपके कपार पे खड़ा था, कम्युनिस्ट रूस आपके कपार पे खड़ा था। उसने यूरोप को दो टुकड़े में बांट दिया, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप। जर्मनी को दो टुकड़े में बांट दिया, और उसके बावजूद आपने अपने आप को मिलिटरीली इक्विप नहीं किया। अमेरिका आपको डिफेंस क्या अम्ब्रेला दे रहा है नाटो के रूप में। अच्छा चलो, हाथों हाथ आप तबाह हो गए 5 साल बाद, 10 साल बाद। 45 के बाद 70s में जो ये एटमिक वेपन्स का जो दौर चला है, जिसके बाद दितांत की बात हो रही है, सोवियत रूस और अमेरिका में जो कोल्ड वॉर चला है, ये दोनों संसार के हर हिस्से में जाके लड़े हैं। तो भी यूरोप वालों, तुमको बुद्धि नहीं आ रहा है कि तुम अपनी सुरक्षा का कुछ तो प्रबंध करो। 80-90 के बाद अमेरिका की हालत खराब हो रही है, यूरोप की हालत खराब हो रही है। 90s में विस्तार से इकोनॉमिक्स में लेखन हो रहा है कि साहब यूएसएसआर और यूएसए सुपर पावर स्टेटस से नीचे जा रहे हैं, और एशियन, भारत और चीन सुपर पावर स्टेटस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भी आपको होश नहीं आया कि अपना कुछ डिफेंस विफेंस का आप करें। अच्छा, होश नहीं आया सो नहीं आया, आप जाके रशिया के साथ सर फोड़ क्यों रहे हैं? भाई जो नाटो जो अलायंस हुआ था वो क्या था? कि रूस से रक्षा करेंगे। उसी समय वार्सा पैक्ट हुआ था। उसी समय जब 90 में गोर्बाचोव के बाद रशिया का, कम्युनिस्ट रशिया का डिसइंटीग्रेशन होता है, तभी हो गया था कि नाटो का कोई लेना देना नहीं। और नाटो में ईस्ट यूरोप यानी रशियन इन्फ्लुएंस वाले यूरोप के मेंबर्स नहीं लिए जाए। तो आपने फिर नया धंधा शुरू किया, ट्रीटी तोड़ने का, वचन भंग करने का। जो आपका नया धंधा, क्या ये भी आपका पुराना धंधा था? आप ट्रीटी करते ही है तोड़ने के लिए, टू बाई टाइम। तो अब रशिया अगर अपने क्षेत्र को वापस ले रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान को वापस लेगा ही ना भाई, बांग्लादेश को वापस लेगा ही ना भाई, अफगानिस्तान को वापस लेगा ही ना भाई। नेहरू एंड कंपनी ने पूरा तिब्बत थमा दिया, कैलाश मानसरोवर
माओ से तुंग को तो हम उसका पहली बात तो पता नहीं मोदी जी करेंगे ये सब रद्द वद्द करेंगे अब जैसी चीजें हो रही हैं तो हम तो अपना लेंगे ही ना भाई। हम अपने पांचों स्थान तो लेंगे ही ना भाई। तो तुम अपनी नाक क्यों घुसा रहे हो जबकि तुम्हारी औकात कुछ नहीं। तुम इसलिए घुसा रहे हो घृणा द्वेष आवेग उन्माद के में लगातार घिरे रहने के कारण तुम्हें पास में भी देखने का सामर्थ्य नहीं बचा। दूर तक देखने का भी सामर्थ्य नहीं बचा। चित्त पर ऐसा तमस छा गया। किसके कारण? जो क्राइस्ट नहीं हुआ उसके फॉलोअर क्रिश्चियनिटी के कारण। इस घृणा और हिंसा के अधिष्ठान पर बने हुए चर्च के कारण। तुम चले कि साहब नाटो में आ जाओ नाटो में आ जाओ। यूक्रेन की औकात है क्या रूस से लड़ लेगा? तुम्हारी औकात नहीं है वहां आदमी भेजने की। वो जो बिडेन के समय अमेरिका दे दिला रहा था ट्रंप का पैर वैर पकड़ते तो सब ट्रंप से भी लड़ गए। किसी मामले में तुम लोग अमेरिका के रहमो करम पर हो और अमेरिका से लड़ भी जाते हो। और अमेरिका क्या है? तुम्हारे यहाँ के ही भगाए गए लोग जाके बसे हुए। वही लोग आज तक अभी 5-10 साल पहले तक या अभी तक डिसीजन मेकिंग का काम तो भाई यूरोपियन गोरे लोगों के ही हाथ में है यूएसए में। तो मिल भेंट के रहना अगले 50-100 साल के लिए सोचना न सोच पाओ 50-100 साल 10-20 साल का तो सोचो। वो भी औकात तमस के कारण नहीं है। अरे आज का तो देखो रूस इकोनॉमिकली एकदम बैकवर्ड है लेकिन रूस मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है। तुम मिलिट्री में सिफर कर लिए हो खुद को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो मिलिट्री में तुम मजबूत थे। इसके अलावा रूस ने जो भारतीय क्षेत्र को कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म में ग्रेट गेम के तहत लेट 19th सेंचुरी यानी 1850 भी नहीं 56-60 से लेकर 1907 के समय में जो दबाया तुमने तो उसको क्वेश्चन ही नहीं किया। कम्युनिस्टों ने तो तुम्हारे इंपेरियलिज्म का आफत कर दिया। तो ये आज का रूस जो तुम्हारे लिए बवाल है वो इसीलिए ना किसने भारतीय बड़े क्षेत्र को दबा रखा है। और इस भारतीय क्षेत्र में मनुष्य तो नहीं है लेकिन जबरदस्त खनिज पदार्थ है जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज है जबरदस्त ऑयल है जबरदस्त गैस है और राम जाने कौन कौन आजकल कौन सा क्या एसेंशियल अर्थ या कौन सा अर्थ कह रहे हो खनिज कह रहे हो वो सब उसी क्षेत्र में है ना जो भारत क्षेत्र है। स्वयं यूक्रेन तुम्हारी नॉर्मन डेविस की जो किताब है यूरोप उसके कैप्सूल में जाके देखिए जो यूक्रेन वाला कैप्सूल है उसमें उसको तुम ही लोगों ने सीथिया लिखा है ना। सीथिया मतलब शकस्तान साकल द्वीप तुम ही लोगों ने लिख रखा है। तो तुम लोगों को इतनी बुद्धि नहीं आई कि रूस से भारत का वो क्षेत्र छुड़वा दो ये कहकर कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकॉलोनाइजेशन हुआ हमने तो कर लिया ये चीन और रूस ने नहीं किया। चीन और रूस से अगर तुम डीकॉलोनाइजेशन कम्युनिस्ट डी इंपेरियलिज्म करवा दो अरे गधे यूरोप वालों तुम्हारी समस्या तो खत्म। तुम अमेरिका से भी डीकॉलोनाइजेशन करा दो उन लोगों को बुला के अपने यहाँ रख दो। अमेरिका में अमेरिका वाले रहे इस क्षेत्र में भारत वाले रहे। फिर किस रूस से तुमको डर है? फिर किस चीन से तुमको डर है? तो चर्च के कारण तुम्हारी बुद्धि का जो लोप है घृणा हिंसा द्वेष मत्सर को तुमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तुमने पैशाचिक कर्म को ग्लोरीफाई किया रैशनलाइज किया उसको मॉरल सैंक्टिटी दी। तो हुआ क्या? तुम्हारा स्वयं का नाश भस्मासुर का नाश तो होगा ही ना। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का तो नाश होगा ही ना। और भारतीय पदावली में ये सब क्या है?
द्वेष है, तमस है, मत्सर है, पाप है, अधर्म है। अधर्म को रिलीजन कह के धर्म जैसी मान्यता देने का काम तुमने किया है, तो तुम्हारा नाश तो तय है। और तुम्हारी बुद्धि लोक का एक हजारों उदाहरण एक और ताजा ताजा दे रही हूँ। तुम्हारे यहाँ बर्थ रेट कम हो गई, डेथ रेट भी कम हो गई, गैप लेकिन जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसमें भी साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन कम हुई। तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, इतना गणित नहीं आ रहा था। और मान लो गणित नहीं आया, कम ही हो गया, या गणित आया भी तो तुम उस समय कुछ करना नहीं चाहते थे। तो संसार में मनुष्यों की हुई थी कि सारे मियाँ लोग को लाके बसा लिया। अच्छा बसा लिया तो बसा लिया, आज भी वो 7%, 10%। तो इंग्लैंड में तुम इनको बड़े शहरों का मेयर वेयर बना रहे हो, फ्रांस में बसा रहे हो, जर्मनी में बसा रहे हो, और बसा नहीं रहे हो। तुम इनको नंगा नाच करने का कानूनन खुली छूट दे रहे। तो नाश तो तय है। किसका नाश तय है? इस पाप का, इस घृणा का, चर्च के इस अधिष्ठान का। लेकिन ये यूरोपी भी उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं जो हमारे पूर्वज थे। सनातनी, भरतवंशी, मध्य एशियाई लोग ही तो यूरोपीय हैं। यूरोप वालों ने, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वगैरह ने जो सीरीज छापी है, वी द पीपुल ऑफ यूरोप, वो कौन से लोग हैं? यूरोप के जो हिस्टोरिकल एटलसेस हैं, उनमें जो यूरोप में आव्रजन के जो नक्शे हैं, आने वाले के जो नक्शे हैं, सारे आने वालों के जो वो क्या दिखाते हैं, भीड़ दिखाते हैं, वो सब सेंट्रल एशिया से यूरोप में जाने वाली। ये तो आपका अपना रिकॉर्ड है। तो मैं इस बात को 2-3 टॉक में और लूंगी धीरे धीरे। मोटी बात है, क्या अपने देवी देवताओं के शरण में आए बिना, क्या सनातन धर्म की शरण में आए बिना, क्या सनातन धर्म के सेवन के बिना, सेवा नहीं, सर्विस नहीं, सेवन। अब सेवा सेवन का अर्थ मेरे भारतीय श्रोता न जाने तो मुझे कष्ट होगा, फिर कभी समझा दूंगी। आयुर्वेद में औषधियों का सेवन करते हैं ना, पथ्य का सेवन करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, आहार के रूप में लेते हैं। तो सनातन धर्म के सेवन के बिना क्या तुम्हारी बुद्धि का तमस जाएगा? क्या तुम्हारे समाज का, जिसको तुम यूरोपीय समाज कह रहे हो, इसका तमस जाएगा? क्या तुम स्त्रियों से, बच्चों से, हिप्पियों से, बूढ़ों से, बूढ़ियों से, पशुओं से, पक्षियों से, वनस्पतियों से घृणा करना छोड़े बिना क्या तुम्हारे बुद्धि का मैल, मल से मैल बना है, मल जाएगा? क्या तुमको अपने हित की बातें सुनाई देगी? ये जो हमारे यहाँ भारत में बहुत राक्षस का वर्णन है कथाओं में, पुराणों में, कथा का मतलब हमारे यहाँ आख्यान से, मनगढ़ंत से नहीं है। सब बहुत ज्ञानी है, वेद, वेदांग, उपनिषद सब पढ़े हैं, किंतु पाप के कारण बुद्धि मलिन है, मल से भर गई है, तामसिक बुद्धि है, और वो स्वयं के विनाश को प्राप्त होते हैं। किंतु उन्हीं राक्षस कुल में महाराज बलि भी हैं, उन्हीं महाराज बलि के पौत्र प्रहलाद भी हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तो सार जो मैं कहना चाह रही हूँ, यूरोप का भला बिना सनातन धर्म की शरण में आए संभव नहीं। बिना घृणा, हिंसा, पाप जो चर्च के रूप में या क्रिश्चियनिटी के रूप में, क्रिश्चियनिज्म के रूप में इंस्टीट्यूशनलाइज है,
उसके बिना संभव नहीं। सारा का सारा यूरोप कन्वर्टेड है। आप अपनी घर वापसी करो। अपने सनातन घर में अपने देवी देवताओं की अभय मुद्रा के शरण में जाओ। भक्त हृदय से जाओ, आर्त हृदय से जाओ। तभी तुम्हारा भला है, संसार का भला है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।